स्टूडेंट, तो अब हम साइकेट्री से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो ईटिंग डिसऑर्डर में बेसिकली टू मेन डिसऑर्डर है। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा है, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा बुक में जिस तरह लिखा हुआ है, तो मैंने उठाया है, यही पॉइंट्स मैंने उठा के अपने नोट्स में लिखी हुई है, तो मैं ये टॉपिक वहाँ से कराती हूँ। अब सिनारियो के साथ मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। तो 18 ईयर ओल्ड गर्ल है ब्रोट टू हॉस्पिटल बाय हर मदर विथ 4 मंथ हिस्ट्री। अब देखें ना, 4 मंथ हिस्ट्री है डाइटिंग की एंड वेट लॉस की। 4 मंथ हिस्ट्री है वेट लॉस की ड्यू टू डाइटिंग, एंड 3 मंथ हिस्ट्री है ऑफ एमेनोरिया पेशेंट को। और इसके अलावा उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी पेशेंट को कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं है। जबकि पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री है डाइटिंग की वजह से और एमिनोरिया की वजह से। और एग्जामिनेशन पे पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, लीन है, फ्राइल है। और स्टिल वो कहती है कि स्टिल शी बिलीव्स डेट शी इज़ ओवरवेट। स्टिल वो कहती है कि नहीं, उसका वेट ज़्यादा है एंड नीड टू डाइट मोर। और वो कह रही है कि मुझे और भी डाइटिंग करना है। जबकि हमने पेशेंट को जब एग्जामिन किया तो इसका BMI भी नॉर्मल से कम आ रहा था और वेट भी बिल्कुल नॉर्मल से कम आ रहा था, यानी वेट लॉस की हिस्ट्री भी दी। और पेशेंट कह रही थी कि नहीं, मेरा वेट ज़्यादा है और मैं और डाइटिंग करूँगी। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज होता है बाय फेलियर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, फेयर ऑफ गेनिंग वेट एंड अनरियलिस्टिक सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ ओवरवेट। पेशेंट को नॉर्मल अब पेशेंट अपना नॉर्मल वेट मेंटेन नहीं कर पाती और पेशेंट को ये खौफ रहता है कि मेरा वेट जो है वो अगर मैं कहूँगी तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। और आप अपने आप को ओवरवेट कंसिडर करती हैं। ये ज़्यादातर फीमेल में कामन है, मेल की बनस्बत ये डिसऑर्डर फीमेल में ज़्यादातर कामन है। इसके अलावा इसका जो पीक एज है वो 15 to 18 ईयर है। पैथोजेनेसिस में 3 मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व है: जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको हम न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ट्रेट कहते हैं। जेनेटिक फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में सोशल स्ट्रेस होता है, यानी लोग उसको कहते हैं कि यू आर फैट एंड यू शुड बी अ बिट मोर थिन एंड लीन। और न्यूरोटिक पर्सनैलिटी में पेशेंट अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रखता है कि आई एम नॉट गुड एंड आई एम फैट और स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी भी नहीं होती। तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम न्यूरोसिज्म कहते हैं। फिर कुछ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, तो उसमें उसमें अगर वेट लॉस अदर काजेज़ की वजह से भी पेशेंट में हो, अदर रीजंस की वजह से भी, तो वो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा को प्रिसिपिटेट कर सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है। GIT डिसऑर्डर जिसमें माल एब्जॉर्प्शन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रिसिपिटेट कर सकता है। अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा एसोसिएटेड विद GIT डिसऑर्डर, तो GIT डिसऑर्डर उसको मज़ीद प्रिसिपिटेट कर सकता है। डायबिटीज़ में भी वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, तो इसलिए वो भी इस कंडीशन को मज़ीद प्रिसिपिटेट कर सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मार्क वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरिक, पेशेंट जो है वो हाई कैलोरिक डाइट को नहीं खाती, अवॉइड करती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है और जब खाती है तो उसके बाद लेक्सेटिव या डायूरेटिक का यूज़ करती है, ताकि उसे ये लगता है कि ये सब कुछ इससे निकल जाएगा। टेरिफाइड ऑफ गेनिंग वेट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन समटाइम एसोसिएटेड होते हैं विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ऐसे पेशेंट के बैक पे हेयर ग्रोथ होती है, फोर आर्म पे एंड चीक्स पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, माल एब्जॉर्प्टिव डिजीज़ है। और माल एब्जॉर्प्शन किसी भी वजह से हो सकती है ना, लाइक हम अगर इलियम की डिसेक्शन करें, स्मॉल बाउल की डिसेक्शन करें, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। डिप्रेशन है पेशेंट में, कैंसर यानी एक क्रोनिक इलनेस है तो उसमें भी वेट लॉस होता है, और हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री में हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे ताकि जेनेटिक फैक्टर्स को रूल आउट करें, सोशल हिस्ट्री लेंगे ताकि एनवायरमेंटल फैक्टर को रूल आउट करें, एंजाइटी और डिप्रेशन की हिस्ट्री लेंगे जो कि कोमॉर्बिडिटी है, और पेशेंट से उसके बारे में पूछेंगे कि उसका अपना खुद का क्या ख्याल है कि वो ओवरवेट, उसका वेट जो है वो कम है कि नहीं। जैसे कि इस हिस्ट्री में पेशेंट बता रही थी कि नहीं, मेरा वेट ज़्यादा है, तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, इस पेशेंट को इंडिकेट कर रहा है।
जो कि न्यूरोसिज्म है। फिर एग्जामिनेशन में ऐसे पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे फॉर दिस कोमॉर्बिडिटीज़, अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हो तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे। फिर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बुक में एक टेबल दिया गया है जिसके मुताबिक वेट लॉस अगर 15% से कम हो, BMI अगर 17.5 से कम हो, और ऐसा पेशेंट अगर कैलोरिक फूड अवॉइड करे, 3 मंथ से एमिनोरिया की हिस्ट्री हो या बॉडी इमेज डिस्ट्रॉय हो, तो हम ऐसे पेशेंट को लेबल करते हैं एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब जो हमारी हिस्ट्री है तो उसमें एमिनोरिया की हिस्ट्री प्रेजेंट थी और वेट लॉस की हिस्ट्री प्रेजेंट थी, तो इसलिए हमने डायग्नोस कर लिया एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। कॉम्प्लिकेशन में चूंकि पेशेंट डायलिटिक्स लेती है, लेक्सेटिव लेती है, तो डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है जिसकी वजह से पोटाशियम लॉस होता है, हाइपोकैलेमिया का होता है, तो हाइपोकैलेमिया की वजह से एरिथमिया हो सकते हैं, और क्यूटी एसटी सेगमेंट चेंजेस होते हैं जिसमें टी वेव इन्वर्जन है और एसटी डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है। फिर जीआईटी में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, जब वो कुछ खाएंगी नहीं तो लाजमी तौर पे कॉन्स्टिपेशन तो होगी। एबनॉर्मल एलिप्टिस होते हैं ऐसे पेशेंट को, और ब्लड में पैनसाइटोपिनिया होता है, यानी पेशेंट में एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया भी होता है। मेटाबॉलिक में पेशेंट का स्ट्रेचर जो है वो शॉर्ट होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, एमिनोरिया होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ट्रीटमेंट में हम आउट पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे, इन पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट करेंगे अगर माइल्ड हो तो उसमें एक फैमिली बिहेवियरल थेरेपी आती है, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, एक साइकोलॉजिकल थेरेपी आती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी में पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट द डिजीज़, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, डाइट के बारे में बताएंगे कि अच्छा खुराक ले ले, फूड ले ले, वेजिटेबल्स ले ले और आप बिल्कुल ठीक हो। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो नेगेटिव थॉट्स है पेशेंट के, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स है अपने बारे में या अपने लाइफ के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। यूजुअली पेशेंट ऐसा पेशेंट सोचता है दैट आई एम नॉट गुड and I'm not happy, I'm sad in my life and I am hopeless about my future। तो हम ऐसे पेशेंट को कहेंगे कि नहीं, you are the best and you should be hopeful about your future and life is very good। ज़िंदगी बहुत खुशगवार है। तो ये चीज़ें आप ऐसे पेशेंट को बताएंगे। फिर इसके बाद जो फैमिली बिहेवियरल थेरेपी है, तो इसमें फैमिली को हम काउंसिल करेंगे कि ऐसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाए, उसके लिए गोल सेट करें, टास्क सेट करें फ्यूचर में करने के लिए। और जो कोग्नेटिव एरर है इन इस पेशेंट में, जो 3 मैंने बताए, जो एक ट्रायड है ना, अबाउट सेल्फ, अबाउट लाइफ एंड अबाउट फ्यूचर, तो उसको आइडेंटिफाई करके पेशेंट की काउंसलिंग करें, पॉजिटिव थॉट्स पेशेंट में डालें। तो ये हम फैमिली को एडवाइस करेंगे, और फैमिली को ये भी एडवाइस करेंगे कि पेशेंट पे जो सोशल प्रेशर है, तो पेशेंट को सोशल सपोर्ट भी हम देंगे, और फैमिली को समझाएंगे कि पॉजिटिव थॉट्स के लिए पेशेंट को काउंसिल करें। अब इसके बाद जो इंडिकेशन है फॉर एडमिशन, जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है, तो उसमें ये है कि अगर पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स है या जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से डेथ का रिस्क है, या फिर सीवियर वेट लॉस है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट को एडमिट करेंगे। एडमिट करने के बाद हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। डिप्रेशन है, एंजाइटी अगर प्रेजेंट हो तो फिर हम TCAs देंगे, और SSRI और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को एमिनोरिया है तो उसको करेक्ट करने के लिए ट्रीट करेंगे। और ऐसे पेशेंट में हम फीडिंग करते हैं, रीफीडिंग करते हैं, थ्रू ट्यूब फीडिंग, ताकि फीडिंग करते हैं कुछ दिनों में, ताकि वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपी में वही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली बिहेवियरल थेरेपी हम करते हैं। और प्रोग्नोसिस जो है 20% यूजुअली ऐसे पेशेंट में 20% पेशेंट जो है वो क्रोनिक डिजीज़ डेवलप कर लेते हैं, जो कि ट्रीटमेंट को भी फिर पोअरली रिस्पॉन्ड करती है। और जो पोअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, तो उसमें BMI है जो कि 11 से कम है, कोमॉर्बिडिटी है, साथ में कोमॉर्बिडिटी में वैसे ये जो डिप्रेशन हमने कहा, एंजाइटी कहा, इसके अलावा जो GIT डिसऑर्डर्स का है, और जो DDs में जो कोमॉर्बिडिटी है, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर डेथ का रिस्क ज़्यादा है, तो वो कॉम्प्लिकेशन भी पोअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। और सुसाइडल थॉट भी है, तो वो भी पोअर प्रोग्नोसिस में आता है। इसके अलावा अब मैं बुक में बताऊंगी, तो
ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। डिफिनेशन पहले पैराग्राफ में है, फिर क्लिनिकल फीचर है, पैथोजेनेसिस है, डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बुक में जो अच्छी चीज़ें, अच्छा ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स है इन पेशेंट आउट पेशेंट वो यहाँ पे है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है यहाँ पे गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये चार पॉइंट्स ज़रूर लाजमी सिनेरियो को डायग्नोस करने के लिए लाजमी इसी के। और इसके अलावा यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन है जो कार्डिक करता है, जो एरिथमिया और जो ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़ और वो जो हेमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, जो सारे मैंने कॉम्प्लिकेशन बताए तो वो इस टेबल में दी गई है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें।